हे देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फ्लोइंग फ्रंट एंड यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक नए ट्यूटोरियल में जिसमें हम बात करने वाले हैं HTML के ऊपर। ये कोई HTML का क्रैश कोर्स नहीं है, ना ही ये कोई HTML का बिगिनिंग से लेकर कोर्स है कि जो आपको मैं एक ज़ीरो से लेकर एडवांस करूँगा। नहीं, ये स्क्रैच से कोर्स नहीं है, ये उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। अगर आपने ऑलरेडी HTML पढ़ लिया, आपको बेसिक आता है HTML का कि सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, हेडर, फुटर, नेवबार क्या होता है, कैसे एक वेब पेज को लिखा जाता है HTML के अंदर, कैसे लाइव सर्वर को रन किया जाता है। अगर आपको ये सभी चीज़ आती हैं विच मीन्स कि आपको बेसिक HTML आता है, तो ये उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टैग्स के बारे में या कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं, काफ़ी यूज़फुल एट्रीब्यूट्स या टैग्स हैं, काफ़ी पावरफुल हैं और ये एक हिडन जेम है, अंडररेटेड है, क्योंकि आपको ये और ट्यूटोरियल्स में जल्दी से मिलते नहीं हैं। एंड एज वेल एज ये बिगनर फ्रेंडली फॉर्म में मैंने आपको समझाया है, बिगनर फ्रेंडली वे रखने का कोशिश करा है मैंने इस ट्यूटोरियल का कि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। इन टैग्स को जान लेना, इन एट्रीब्यूट्स को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रियल लाइफ में तो यूज़ होते ही हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर थ्योरी, ये आपकी रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं। और इनको यूज़ करने से, जो कि हम अभी सीखने वाले हैं, इनको यूज़ करने से आपकी रियल लाइफ के टास्क थोड़े ईजी हो जाते हैं, थोड़े क्विक हो जाते हैं और आप काफ़ी एफिशिएंटली अपने डेली लाइफ के टास्क को कर पाते हैं। सो बेसिकली ये ट्यूटोरियल उनके लिए है जिनको बेसिक थोड़ा सा आता है और ये अपना HTML गेम को थोड़ा लेवल अप करना चाहते हैं। हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे डिटेल्स एंड समरी टैग के साथ। डिटेल्स एंड समरी के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मार्क एलिमेंट क्या होता है या फिर मार्क टैग क्या होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। देन वी विल सी व्हाट इज फिगर एंड फिग कैप्शन एलिमेंट्स। वन मोर थिंग कि इन सभी को हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। सो इनके नाम अगर आपको पहली बार सुन रहे हैं आप, तो आपको काफ़ी खुश होना चाहिए कि आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। और अगर आपको नहीं आती हैं या आपने पढ़ रखी हैं चीज़ें पहले, देन यू कैन लीव दीज टॉपिक्स एंड मूव टू नेक्स्ट टॉपिक्स एज वेल. Now, after reading mark element, we will move to meter element. We will see how to use, how to make our meters in web page. मीटर गाड़ी वाला मीटर नहीं है, कुछ अलग मीटर है, आप देखेंगे ट्यूटोरियल में बहुत जल्द. Then we will see a very unique, very important या फिर very interesting attribute which is content editable attribute. और इसका तो काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ में यूज़ केस है. मैं आपको एक स्पॉइलर देता हूँ कि इस एट्रीब्यूट का यूज़ आप रिच टेक्स्ट एडिटर्स बनाने में करते हैं. रिच टेक्स्ट एडिटर मतलब आप कभी भी देखेंगे आगे, अगर आप पढ़ते हैं वेब डेव को, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए है तो भी उन्होंने ज़्यादा वेब डेव पढ़ा नहीं होगा, ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं पढ़े होंगे, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. बट अगर आप पढ़ते आगे तो आप देखेंगे कि कोड पेन जैसे में या फिर मीडियम जैसे ब्लॉग्स में आपके पास एक लाइव प्रीव्यू होता है या फिर आप अपने ब्लॉग्स वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं. तो बेसिकली वहाँ पे आप एडिट डिलीट वगैरह कर सकते हैं. तो वहाँ पर इस एट्रीब्यूट का यूज़ हम करते हैं. कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे. बट ये यूज़ होते हैं कुछ इसी तरीके एप्लीकेशन में जो कि रिच टेक्स्ट एडिटर्स हैं या फिर नोट मेकिंग टूल्स हैं, वहाँ पे भी इनका काफ़ी यूज़ होता है. लाइव कोड प्रीव्यूज़ में भी आपका यूज़ होता है. अगर आपको ब्राउज़र में लाइव कोड प्रीव्यूज़ देखने हैं तो वहाँ पे भी यूज़ होता है. या फिर डैशबोर्ड वगैरह बनाने में भी, उनके विजिट्स बनाने में भी काफ़ी यूज़ होता है. देन वी विल सी हाउ टू मेक योर इमेजेस रिस्पॉन्सिव. आई नो आप रिस्पॉन्सिव इमेज CSS के थ्रू बनाते हैं, बट ट्रस्ट मी उससे बेटर वे है हमारे पास एक, जो कि बेसिकली करता क्या है कि आपके पास 3-4 सोर्सेज या फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं, जितना आप चाहे उतने सोर्सेज ऑफ नंबर हो सकते हैं इमेजेस सर्व करने के लिए टू योर डिफरेंट स्क्रीन्स, टू योर डिफरेंट डिवाइसेस. विच मीन्स कि आप मोबाइल के लिए एक डिफरेंट इमेज रख सकते हो, टैबलेट के लिए डिफरेंट इमेज, एंड लैपटॉप के लिए या फिर बड़ी स्क्रीन के लिए डिफरेंट इमेज, जिससे कि उनका एस्पेक्ट रेशियो भी नहीं ख़राब होगा. एंड एज वेल आप उसमें इमेजेस को चेंज भी कर सकते हो. मान लो आपको लैपटॉप पे कोई एक इमेज दिखानी है, इमेज 1, एंड आपको मोबाइल पे इमेज 2 दिखानी हो, तो आपको वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी नहीं, या आप विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट ये चीज़ कर सकते हो. और क्वालिटी भी इमेज की ख़राब नहीं होगी. मान लो एक इमेज आपको 24 इंच की स्क्रीन पर दिखानी है, वही इमेज आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखानी है, तो समटाइम्स इमेज पिक्सेलेटेड हो जाती है अगर वो छोटी इमेज है. तो उसके लिए भी हमारे पास एक बेटर वे है उनको हैंडल करने के लिए, और वो रिस्पॉन्सिव इमेज है, जिसमें कि हम पिक्चर और सोर्स टैग का यूज़ करेंगे HTML के, और उसमें इमेज टैग का भी यूज़ होगा. सो उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन, और वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस वीडियो का. फॉर्म वैलिडेशन का वही होता है जैसे आप कभी भी फॉर्म फिल करेंगे किसी भी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको कहता है कि ये वाले फील्ड फिल करना ज़रूरी है, या दिस फील्ड मस्ट बी फिल्ड. सो बेसिकली कि आप किसी भी यूज़र जो इनपुट दे रहा है आपको फॉर्म में, आप कैसे मेक श्योर करें कि यूज़र ने आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या जो भी आपके पास इनपुट फॉर्म में है वो फिल करें या नहीं करें, या फिर डिज़ायर्ड फॉर्म में फिल करें या नहीं करें, तो वो सब हम चेक करते हैं. जावास्क्रिप्ट से भी चेक करने का हमारे पास एक तरीका होता है, लेकिन उससे बेटर वे या उससे क्विकर वे है हमारे पास HTML में, जिसको कि हम फॉर्म वैलिडेशन के थ्रू सीखेंगे. सो ऑल एंड ऑल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, विच मीन्स नॉलेज हैवी होने वाली है. आपकी नॉलेज आप स्किल होगी HTML में आप नेक्स्ट लेवल की चीज़ें सीखेंगे, जो कि एक तरीके से एडवांस HTML में आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि हाँ इंटरमीडिएट HTML है. बाकी HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें होंगी. एक मार्कअप
लैंग्वेज है तो उसमें ज़्यादा एडवांस चीज़ें तो नहीं हो सकती, बट हाँ ये जो चीज़ें हैं ये आपको मेजोरिटी से अलग बनाती है, आपको एफिशिएंट बनाती है एंड आपको एक अच्छा प्रोग्रामर भी बनाती है। सो आई थिंक ये वीडियो लास्ट तक देखना काफ़ी फ्रूटफुल होगा। सो आई एम होपिंग कि आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। मैंने काफ़ी ईजी वे में आपको समझाने का ट्राई किया है, बिगनर फ्रेंडली रखने की कोशिश की है, और जैसे भी आपके रिव्यूज़ आप दे सकते हैं। एंड लेट्स गो टू आवर ट्यूटोरियल और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहला, जो कि है डिटेल्स एंड समरी टैग। ओके, सो हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे काफ़ी यूनिक या फिर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको हम बोलते हैं डिटेल एंड समरी एलिमेंट या समरी टैग। सो बेसिकली ये है क्या, तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले एक प्रॉब्लम पूछूंगा एंड देन उसका आपको आंसर देना है अपने आप, और फिर मैं उसको आपका एक बेटर वे बताऊंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो डिटेल्स एंड समरी एलिमेंट है क्या, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जनरली एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, उसमें आप बिल्कुल अगर आप उसके बॉटम में जाएंगे, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि FAQ सेक्शन होता है, जिसको कि हम बोलते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं एंड उन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उनके आंसर्स देख सकते हैं। क्वेश्चंस लाइक कि भाई पेमेंट मेथड क्या क्या हो सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चंस हैं, या फिर कोई क्विज वेबसाइट है जहाँ पर कि कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एंड वो ऑटोमेटिकली हाइड हैं, बट उन पर क्लिक करने पे हम उनके आंसर्स देख सकते हैं। आपको इस टाइप का कुछ एक फीचर बनाना है अपनी एप्लीकेशन में, तो आप इस फीचर को कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट कर रखी है थोड़ी बहुत, वो थोड़ा सा इसमें आइडिया दे सकते हैं कि बहुत ईजी है। हम HTML में सिंपली डिव या पैराग्राफ टैग का यूज़ करके हम उन क्वेश्चन एंड आंसर को लिख सकते हैं। CSS को यूज़ करके हम उन क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको हम बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग द DOM मैनिपुलेशन एंड क्लास लिस्ट एंड टॉगल मेथड इन जावास्क्रिप्ट हम उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं ऑन क्लिक बाय यूजिंग ऑन क्लिक इवेंट्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर भी सकते हो और ऐसा किया भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका एक ईजियर मेथड है। मान लो आपको सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही रखने हैं जो कि FAQ टाइप हैं, ठीक है, और आपको बहुत क्विकली बनाना है और बहुत ईजीली बनाना है, तो आप इसको बना सकते हो। और HTML में इसके लिए हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिटेल्स एंड समरी टैग्स। अब ये डिटेल्स एंड समरी टैग क्या है, तो देखो, जो डिटेल है वो एक रैपर टैग है जिसके अंदर समरी टैग आएगा कुछ इस तरीके से। मैं आपको साथ ही साथ कोड लिख के बताता हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा डिटेल्स, ठीक है, ये एक डिटेल टैग लिया। जैसे हमारे पास अदर सिमेंटिक टैग होते हैं, जैसे हेडर टैग भी होता है, फुटर टैग भी होता है, सिमिलर लाइक टू दिस। और इस डिटेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस डिटेल के अंदर आपको एक समरी टैग लिखना होता है इस तरीके से। और जो समरी टैग है ना, इसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आपका एज अ क्वेश्चन होगा, विच मीन्स कि आप उस पर क्लिक करके कुछ भी एक कंटेंट देख सकते हैं। मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। मान लो इस समरी के अंदर मैंने लिखा व्हाट इज HTML, तो अब देखना ब्राउजर में होता क्या है। ब्राउजर में क्वेश्चन आया है हमारे पास, जिस पर कि इस एरो पे ध्यान देना। जब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, मैंने आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दिया है, जब भी मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो ये चेंज होता है इस तरीके से, एंड देन इस तरीके से। ये दिखा क्या रहा है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। अगर हम इसको बात करें इन टर्म्स ऑफ FAQ क्वेश्चन या क्विज क्वेश्चन, और इस पर क्लिक करने पे यूजर कैन सी द आंसर और द कंटेंट विच बिलोंग्स टू दिस क्वेश्चन, विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लूँ और इसके अंदर मैं लिखूँ HTML की डेफिनेशन या HTML के बारे में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैंने इसको इस तरीके से सेव किया। अभी ये सिंपल लग रहा है, आपको लग रहा है हाँ ठीक है, अच्छा है, कुछ दिक्कत नहीं है, बट लेट मी शो यू समथिंग। एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस एरो और इवन द टैग और इवन द टेक्स्ट, सॉरी, इट विल शो अस समथिंग। जैसे मैंने क्लिक करा है, देखो हमारे पास आ रहा है HTML की डेफिनेशन जो कि हमने P टैग में लिखी हुई है, ये हमारे पास आ रही है लिख के। ये हो क्या रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन की तरह बिहेव कर रहा है। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हाइड कर देगा, विच इज़ लाइक अ टॉगल फंक्शनैलिटी। और ये आपके FAQ सेक्शन में होता भी है ज़्यादातर वेबसाइट्स में, या क्विज में भी होता है। सो ये काफ़ी ईजी वे है इस टाइप की फंक्शनैलिटी बनाने का। इसके प्लस पॉइंट क्या है, पहला प्लस पॉइंट है कि आप इसको स्टाइल कर सकते हो कैसे भी। ऐसा नहीं है कि अब हम, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहे तो हम इसको स्टाइल नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, हम बिल्कुल स्टाइल कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे स्टाइल कर सकते हैं। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। दूसरा, ये बहुत क्विक मेथड है। देखा आपने 2 लाइन में सिर्फ एक डिटेल्स टैग लिया जो कि समरी को बेसिकली रैप करता है, समरी को इनक्लोज कर रहा होता है बाहर से, और उस समरी के अंदर जो भी टेक्स्ट जाता है वो क्वेश्चन होता है। समरी को उस वर्ड से कंफ्यूज मत करना है कि समरी लिखा हुआ है तो ये किसी चीज़ का निचोड़ होगा या कुछ शॉर्ट है, नहीं। समरी का मतलब है क्वेश्चन, इन सिंपल वर्ड क्वेश्चन, जो कि इस डिटेल्स को बिलोंग करेगा। और जो समरी के बाद जितना भी आपका टेक्स्ट कंटेंट होगा वो सब उसके अंदर आ सकता है एज द आंसर। अगर आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन लिखने हैं तो FAQs में या क्विज में, किसी भी चीज़ में, तो आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे हम दूसरा समरी टैग बना सकते हैं इस डिटेल्स के अंदर? बिल्कुल नहीं। ये जो डिटेल्स है ये
और समरी सिर्फ एक क्वेश्चन को ही एक बार में होल्ड कर सकती है। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन चाहिए तो आपको एक दूसरा मतलब एक इंडिविजुअल डिटेल टैग अगेन लिखना है, डिटेल्स, एंड उसके अंदर फिर जाएगा समरी, राइट। इस तरीके से समरी एंड देन इसके अंदर आप समरी के अंदर क्वेश्चन डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा व्हाट इज CSS। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मेरे पास इसका आंसर नहीं है, तो मैं आंसर कैसे दे सकता हूँ? पी पैराग्राफ यूज़ करके, हेडिंग पैराग्राफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। कोई भी इसकी लिमिटेशन नहीं है एज सच। हमने यहाँ पे पी दिया। आप देखो मैं इसका CSS का भी आंसर देख सकता हूँ, मैं HTML का भी आंसर देख सकता हूँ, और दोनों या तीनों या चारों जितने भी आपके पास समरी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, वो एक साथ ओपन रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही ओपन रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है इसको स्टाइल कैसे कर सकते हैं। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता स्टाइलिंग सिखाने में। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि थोड़ी सी CSS तो आती है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टाइल पेस्ट करे हैं विद इन दी सेम फाइल ऑफ HTML। मैं कोई अलग से फाइल क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़रा सी स्टाइलिंग है। अब देखो मैंने यहाँ पे किया क्या है, पहले तो देखो एकदम हमारा जो UI है एकदम चेंज हो चुका है, कुछ कलर आ चुका है, एक हमारे पास बॉर्डर आ चुका है, और ये भी है। देखो मैंने करा क्या, मैंने कुछ नहीं करा। जैसे कि हम हेडर, फुटर या फिर नेव जैसे सिमेंटिक टैग को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं CSS में, वैसे ही मैंने डिटेल्स और समरी को भी सिलेक्ट कर लिया है। और इस डिटेल्स को मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं CSS में, जैसे कि मार्जिन बॉटम दे दिया है, एक बॉर्डर भी दिया है जो कि आप देख सकते हैं ग्रे कलर का है, और एक मैंने यहाँ पे इसको पैडिंग दी है। सिमिलरली समरी, जो कि समरी क्या अगेन क्वेश्चन है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। समरी का मतलब है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैंने एक तो कर्सर पॉइंटर कर दिया, कि कर्सर पहले हमारा सिंपल कर्सर था लेकिन अब ये पॉइंटर कर दिया, तो ये शो करेगा कि ओके ये एक लिस्ट है जो कि टॉगल हो सकती है यूज़र के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर रही है। और दूसरा मैंने इसको फॉन्ट वेट वगैरह दे दिया। तो ये सिंपल में दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आप इसकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप है इसको भी चेंज कर सकते हो, एरो की जगह आप सर्कल लगा सकते हो या कुछ और भी लगा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर CSS कैपेबिलिटीज़ कि आपको कितना CSS आता है, ठीक है। बट मेन फीचर वो कि आपको अकॉर्डिंग बनाने के लिए, FAQ बनाने के लिए, क्विज टाइप चीज़ें बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार। जब आसान चीज़ों में काम हो सकता है तो हमें डिफ़िकल्ट चीज़ों के लिए क्यों जाना है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट योर डिटेल्स एंड समरी टैग। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज़ फिगर एंड फिग कैप्शन एलिमेंट। अब ये क्या भला है? तो देखो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग दे देता हूँ, सेम फाइल में मैं काम कर रहा हूँ, और ये सारा कोड मैं आपको GitHub पे प्रोवाइड करा दूंगा, सो आप वहाँ से देख सकते हो इजीली। अभी फिगर एंड फिग कैप्शन एलिमेंट क्या है? सो देखो आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि जो एक हम ब्लॉग वेबसाइट पर ब्लॉग पढ़ते हैं, या फिर अगर आप अभी न्यू हैं, एकदम न्यू भी हैं, और आपने अपनी बुक्स में देखा होगा एक इमेज होती है, नीचे उसका छोटा सा टेक्स्ट होता है जो कि उस इमेज के बारे में बता रहा होता है। सो बेसिकली हम उसको कह देते हैं यार ये तो इमेज का कैप्शन है, राइट। तो इस टाइप का कुछ चीज़ें होती हैं। आपको ऐसा एक कार्ड बनाना है जो कि इमेज है और उसका कुछ कैप्शन है, तो आप कैसे बना सकते हो? सो कोई भी बिगिनर बोलेगा बहुत ईजी है ये तो, हम 2P या फिर मतलब 2P टैग पैराग्राफ या फिर एक div पैराग्राफ या ऐसे करके हम ले सकते हैं। उनको हम सिंपल फ्लैक्स से स्टाइल कर सकते हैं, इवन हम अदर चीज़ें यूज़ करके भी स्टाइल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन हमारे पास उस चीज़ के लिए एक बेटर अप्रोच है। वो क्या है कि हम एक फिगर नाम का एलिमेंट, फिगर नाम का टैग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और उस फिगर के अंदर हम इमेज टैग यूज़ कर सकते हैं, और इमेज को हम कुछ सोर्स देंगे ऑब्वियसली। तो हमारे पास एक इमेज आ रही है, अब हमें इसका यहाँ पे टेक्स्ट देना है। तो मैं टेक्स्ट कैसे दे सकता हूँ? या तो मैं वही नॉर्मल CSS वे में जाऊँ जो कि आप ज़्यादातर सोच भी रहे होंगे, बट इसके लिए एक और तरीका है कि मैं यहाँ पे फिग कैप्शन दे सकता हूँ। व्हाट दिस फिग कैप्शन बेसिकली डज, इट बेसिकली गिव्स a caption or legend for the rest of the content of the fig caption element parent, which means ये जो आपका fig इमेज है ना, इसको एक फिग कैप्शन दे देगा कुछ इस तरीके से। मैंने कहा दिस इज ए इमेज। सो देखो इस तरीके से इसने कोई कैप्शन दे दिया। मैं इसको स्टाइल भी कर सकता हूँ बहुत ईजिली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ, फिग कैप्शन, मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कलर हो जाएगा, मान लो मैंने बोल दिया कलर हो जाएगा रेड, तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर का हो सकता है। मैं इसको बोलूँगा अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में चला जाएगा। तो मैं इसको फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, इमेज को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, एंड मैं इसके फिगर को, फिग कैप्शन को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो एक और आसान वे है टू मेक योर थिंग्स डन इन सिंपल एंड शॉर्टेस्ट वे। से आप आराम से कर सकते हो, ये भी एक तरीका था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग एंड विच इज़ द मार्क एलिमेंट। मार्क काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। नाउ व्हाट इज़ मार्क एलिमेंट और व्हाट इज़ मार्क attribute or is it a tag? So basically mark is a tag which you can use
फॉर डूइंग अ स्पेशल थिंग। और वो स्पेशल थिंग क्या है, मान लो आपके पास 2 4 6 लाइनें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल इसी पैराग्राफ में CSS की जो डेफिनेशन है, इसी पैराग्राफ में हमें ये डिस्क्राइबिंग या फिर ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को, मुझे इसको एक हाईलाइट करना है येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, रेड कलर में, किसी भी कलर में, ये सिंपली हाईलाइट करना है। और जब भी हम हाईलाइट की सोचते हैं तो ज़्यादातर हम येलो हाईलाइट की ही सोचते हैं, राइट। सो अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अगेन जो भी जिन्होंने नई नई HTML सीखी है वो कहेंगे अरे बहुत ईजी है, स्पैन यूज़ कर सकते हैं ना, और स्पैन को हम उसको CSS से सिलेक्ट करके कलर दे सकते हैं। देखो जी, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। लेकिन अगेन हमारे पास इसको करने का एक बेटर वे है, और मैं इसको मार्क को आपको इसके अंदर ही समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को सिर्फ हाईलाइट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लूँगा एक मार्क एलिमेंट, मार्क टैग बेसिकली इस तरीके से मार्क, और इसके अंदर मार्क टैग के अंदर जैसे स्पैन होता है उसी तरह इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा, ध्यान से देखना, मैं कोई स्टाइलिंग कुछ नहीं दे रहा, मैंने सिर्फ मार्क टैग लिया अभी के लिए। और देखो होगा क्या, जब भी हम इसको खोलेंगे ये ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड है विद दिस येलो कलर, जो कि हम जनरली यूज़ करते आते हैं हाईलाइटर के रूप में येलो कलर को। सो हमने यहाँ पे कलर दिया ना, हमने यहाँ पे इसको बोला, इसने सिंपली मार्क बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिलेक्टेड, आपके जिस भी कंटेंट को आपने मार्क टैग के अंदर रखा हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो जाता है इन येलो कलर। आप इसको अगेन कस्टमाइज़ कर सकते हो बहुत इजीली बाय यूजिंग दी बैकग्राउंड कलर्स। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो मैंने मार्क टैग को सिलेक्ट किया, मैं आपको बोलूँगा बैकग्राउंड कलर, मान लो मुझे ऑरेंज कलर में इसको हाईलाइट करना है, तो मैं इस तरीके से इसको ऑरेंज में भी हाईलाइट कर सकता हूँ। और ये स्टैंड अलोन भी हम यूज़ कर सकते हैं, मान लो किसी पैराग्राफ में भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम कर भी रहे हैं व्हेन विद यूजिंग फिक्स समरी के साथ जो हम यूज़ कर रहे हैं, समरी के साथ जो हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी फॉर दी यूजिंग दी द रॉन्ग वर्ड्स। सो हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मार्क एलिमेंट और मार्क टैग। हम ये इसको जनरली यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो देखो, जब भी हम कुछ भी हम सर्च कर रहे होते हैं, आप एक एक्सरसाइज करना अभी जाके कि अपने फाइल एक्सप्लोरर खोलना इन योर कंप्यूटर और उसमें कुछ भी सर्च करना अपने सर्च बार में, तो वहाँ पे समटाइम्स आपके जो एलिमेंट है ना, जो आपकी फाइल्स हैं या आपके फोल्डर हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं येलो कलर में। तो कुछ उस तरीके का सर्च रिजल्ट अगर हम वेबसाइट पे बनाना चाहें, हम बना सकते हैं, जो कि हम बनाते भी हैं इन जनरल। तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास सर्च रिलेटेड क्वेरीज जनरेट हुई हैं, जो भी क्वेरीज आई हैं, उसको हाईलाइट करना है, तो हम उसके लिए मार्क एलिमेंट को या मार्क टैग को हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमें कभी कभी डॉक्यूमेंट को एनोटेशन देनी होती है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को या फ्रेज को आपको बेसिकली हाईलाइट करना होता है, जो कि हम यहाँ पे कर भी रहे हैं, तो हम उसके लिए तो इसको यूज़ करते ही हैं मैक्सिमम टाइम। और एक ये बेटर वे है, मोर बेटर देन योर स्पैन वे, राइट। सो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर था जो कि मुझे आपको बताना था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज़ व्हाट, इट इज़ मीटर एलिमेंट। नाउ मीटर एलिमेंट क्या होता है? गाड़ी का मीटर एलिमेंट। गाइस, इतना सिंपल नहीं समझते क्या तुम लोग? मजाक कर रहा हूँ, गाड़ी का मीटर नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। देखो, आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे, इवन ऐप्स पे भी, कि जब भी आप कहीं प्रोफाइल बना रहे होते हैं अपनी, तो वो दिखाता है 100% कम्प्लीट, 90% कम्प्लीट, और नीचे ना एक आपका मीटर सा होता है, मतलब एक मान लो एक टेस्ट ट्यूब सी होती है जो कि फुल हो रही होती है, ठीक है, मुझे इसके लिए कोई वर्ड नहीं मिल रहा अभी, बट एक आपका एक लाइन होता है जो कि अगर 90% कम्प्लीट है तो वो आपका कलर फिल हो जाता है 90% तक, 80% है तो वो 80% तक फिल होता है, आपकी प्रोग्रेस को वो बेसिकली ट्रैक कर रहा होता है। तो हम कुछ उस तरीके का हम बहुत ईजिली बना सकते हैं विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बस इसकी इतनी सी लिमिटेशन है कि डायनामिक नहीं हो सकता। अगर आपको इसको डायनामिक बनाना है तो आप इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से तो बहुत ईजिली बना सकते हो। सो बेसिकली होता क्या है, हम इस मीटर टैग को कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मीटर टैग, और इसके अंदर जाते हैं 3 एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट इज़ वैल्यू, कि आपको कितनी वैल्यू तक इसको फिल करना है, मतलब कितनी वैल्यू तक आपको इसकी प्रोग्रेस दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 70% दिखाना है। देन इसमें होता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास। सो मिनिमम वैल्यू मेरी स्टार्ट होगी 0 से और मैक्स मेरी जाएगी 100 तक, ठीक है। और मैं इस तरीके से इसको दिखा सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ मेरे पास एक प्रोग्रेस बार सा बन के आ चुका है, और इसमें मैं अंदर क्या शो कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से इसको दे सकता हूँ 70%। नाउ अभी ये मेरे को कुछ कलर नहीं दिखा रहा है, इस कलर को हम कैसे दिखा सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है इसके कलर को दिखाने के लिए, वो काफ़ी सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हम इसको सेम चीज़ को एक दूसरा मेथड यूज़ करके या एक दूसरा फीचर जो कि HTML का हम यूज़ करके बना सकते हैं, वो है प्रोग्रेस टैग यूज़ करके। वो कैसे बनाते हैं मैं उसको आपको बताऊँगा, लेकिन
वो थोड़ा सा पुराना है, और ये जो मीटर है ये उसका एक इवॉल्व वर्जन है, एक बेटर वर्जन है। तो हम ज़्यादातर इस मीटर को ही यूज़ करते हैं इफ़ एवर नीडेड, राइट गाइस। तो मुझे इसको कलर देने के लिए सिर्फ एक ज़रा सा चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैंने एक छोटी सी गलती की है। वो ये कि जो 70% है इसमें से मुझे परसेंटेज का साइन हटाना होगा। जैसे ही मैं इस परसेंटेज के साइन को हटाता हूँ, ये ईजिली मेरा देखो ये 70% फिल कर रहा है। मैं इसको 80-90 कितना भी कर सकता हूँ, और जैसे मतलब मैंने इसको 90 करा, और मैं इसको एक लेवल भी दे सकता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने लेवल दिया कि मान लो ये लेवल है एंड इट सेज प्रोग्रेस, ठीक है। जैसे इसने प्रोग्रेस बोला, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्रेस आ चुका है कि आपने इतनी प्रोग्रेस बना ली। और ये प्रोग्रेस किसी भी चीज़ की हो सकती है, डिपेंड्स आपकी एप्लीकेशन पे कि आप क्या बना रहे हो। आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हो या आप कुछ और बना रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द मीटर एलिमेंट और मीटर टैग टू शोकेस द completion of a task, or maybe to highlight something. So basically, in general terms or in very formal language, the meter element represents a scalar measurement within a known range. It can be used to create visual indicators like progress bars. है ना, मैं इसकी डेफिनेशन आपको दे देता हूँ। एंड इज डिफरेंट एंड अ इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ और अ बेटर वर्जन ऑफ प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस तो काफ़ी कॉमन होता है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है, बट मीटर नहीं पता होता। तो इसलिए मैंने आपको मीटर से भी इंट्रोड्यूस कराया है। Now, moving to the next interesting thing, and which is content editable attribute. Again, content editable. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। और इससे पहले मैं अगेन आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको अगेन उसका आंसर सोचना है, और फिर अगेन मैं उसका आपको एक ईजी वे बताने वाला हूँ। ना मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप कोड पेन यूज़ करते होंगे, राइट। आप मीडियम यूज़ करते होंगे। मीडियम अगर नहीं पता तो एक ब्लॉग वेबसाइट है जहाँ पे कि काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स होते हैं। या आपने ट्रेलो यूज़ किया होगा, कोरा आप यूज़ करते होंगे, और नोशन करते होंगे। नोशन एक नोट मेकिंग ऐप है। तो उसमें आप एक चीज़ देखना कभी, जो कि इनका मेन हाईलाइट फीचर भी है, तो आपको दिख भी जाएगा अपने आप कि मीडियम पे आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग्स को लिख सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, उनको अपने कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही सिमिलरली कोरा के कमेंट सेक्शन में भी आप कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। नोशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब जो काम कर रहा है वो इस कंटेंट एडिटेबल एट्रीब्यूट के दम पे काम कर रहा है, नहीं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कंटेंट एडिटेबल। बेसिकली करता क्या है ना कंटेंट एडिटेबल, की एक एट्रीब्यूट है HTML में, जो कि किसी भी एक टैग में पास होगा, क्योंकि एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कि किसी टैग के अंदर होता है, राइट। मान लो H1 टैग है या P टैग है। वो करता क्या है ना, जिस भी टैग के अंदर आप इसको लगाते हो, वो आपके उस टैग को एडिटेबल बना देता है। इसका आपको समझ में आएगा जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। उस एग्जाम्पल से पहले मैं यहाँ पे एक H1 लिख रहा हूँ, हेलो गाइस, मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इस पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो, कहोगे नहीं कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन गाइस ऐसा मीडियम में तो पॉसिबल होता है, राइट, कि जहाँ पर आपने जो आपका ऑब्वियसली आपका खुद का लिखा हुआ है आप उसको कर सकते हो। या फिर और भी जैसे कोड पेन वगैरह है, वहाँ पर आप डायरेक्टली अपना कर्सर रख के वहाँ पर क्लिक करके आप सीधा एडिट कर सकते हो। तो आप इसको, अगर मैं कहूँ कि आप इसको यहाँ पर तो एडिट कर नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा कुछ बनाना है जहाँ पर कि प्री डिफाइंड भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यूज़र चाहे तो उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकता है। एक और एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मुझे पता है, बट क्विकली एक एग्जांपल कि मान लो आपको ऐसा एक एप्लीकेशन बना रहे हो जो कि कार्ड जनरेट करती है, लाइक बर्थडे कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वहाँ पे तो आपको देखो कंटेंट को एडिट करना होगा। मान लो आपको हैप्पी बर्थडे की जगह कुछ नाम लिखना है, वो नाम कुछ भी हो सकता है, पीयूष, आयुष, कुछ भी हो सकता है, तो आपको एडिट करना होगा। तो हम उस टाइप की चीज़ें कैसे बना सकते हैं, और उसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ईजिली, वो है कंटेंट एडिटेबल एट्रीब्यूट। कैसे, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने एक डिव बनाया और उस डिव के अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है, और पैराग्राफ में हम कुछ लिख रहे हैं कि दिस इज़ एन एडिटेबल पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ। अभी भी एडिटेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना होगा कि इस डिव को मुझे क्या करना होगा, एक एट्रीब्यूट पास करना होगा जो कि होगा कंटेंट एडिटेबल, और इसको मुझे बोलना होगा ट्रू। कंटेंट एडिटेबल इक्वल्स टू ये ट्रू होगा। अब देखो यहाँ पे मैजिक, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, और देखो इसकी एक आउटलाइन भी आ रही है। मैं इसको कम्प्लीटली डिलीट भी कर सकता हूँ, और मैं स्क्रैच से लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको कम्प्लीटली डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका जो टेक्स्ट अंदर जितना भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, इसको मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ, इसको आउटलाइन दे सकता हूँ, इसको कुछ भी प्रॉपर्टीज़ दे सकता हूँ यूजिंग CSS। लेकिन जो मेन काम है कंटेंट एडिटेबल बनाने यूज़ करने का, वो ये है कि इट अलाउज़ यू टू एडिट कंटेंट डायरेक्टली ऑन अ वेब पेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल
है कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के लिए जो कि रिच टेक्स्ट एडिटर्स हैं, जैसे हम VS कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, ऐसे और भी टेक्स्ट एडिटर्स जो आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं वहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है। नोट टेकिंग टूल्स में यूज़ होता है, कमेंट सेक्शन या फिर लाइव कोड प्रीव्यूज़ में यूज़ होता है, इंटरेक्टिव कंटेंट एंड एडिटेबल डैशबोर्ड वगैरह में यूज़ होता है। सो इट इज़ अ वेरी वाइडली यूज्ड एट्रीब्यूट, येट इट इज़ अंडररेटेड। सो यू कैन यूज़ दिस एंड हार्नेस द पावर ऑफ दिस एट्रीब्यूट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे दी है फॉर योर रिविजन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट important अगेन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिव इमेजेस। इफ़ आई आस्क यू कि आप किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाओगे, आप बहुत सिंपल आंसर दे दोगे कि हमारे पास मीडिया क्वेरीज होती हैं CSS में। व्हाट इफ़ आई टेल यू कि मीडिया क्वेरीज होती हैं लेकिन हम कुछ चीज़ें अपने कोड में आसानी से कर सकते हैं, हम बाद का काम घटा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इमेज आपको भी शो हो रही है जावास्क्रिप्ट, हमने एक इमेज कॉपी करी है इंटरनेट से रैंडम, ये जो आपको इमेज शो हो रही है, अगर इस विंडो को मैं बड़ा करता हूँ तो ये इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और एक बड़ी इमेज की फॉर्म में आ जाएगी। तो आपको ना मीडिया क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी, और आपकी इमेजेस का जो एक्सपेक्ट रेशियो काफ़ी बार ख़राब हो जाता है ना बिकॉज ऑफ यूजिंग CSS, वो भी नहीं होगा। तो आप कैसे कर सकते हो? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकते हो डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए, और डिफरेंट इमेजेस सर्व कर सकते हो उस स्क्रीन पे। मेरा कहने का क्या मतलब है, मान लो आपके पास एक लैपटॉप स्क्रीन है तो उसके लिए आप डिफरेंट इमेज लगा सकते हो, आपके पास एक मोबाइल स्क्रीन है तो आप उसके लिए एक डिफरेंट इमेज लगा सकते हो, और अगर आपके पास एक टैबलेट स्क्रीन है तो उसके लिए भी आप एक डिफरेंट इमेज लगा सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? कुछ भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करके? बिल्कुल नहीं यार, आज तो हम बात ही HTML की कर रहे हैं बस, तो HTML पे टिके रहेंगे ना। तो हमारे पास उसके लिए एक चीज़ आती है, या एक हमारे पास टैग है और उसको हम बोलते हैं पिक्चर टैग। क्या होता है उसमें, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना होता है पिक्चर टैग, और ये पिक्चर टैग के अंदर हम 2-3 चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के ही हम टैग यूज़ करते हैं, एक होता है हमारा सोर्स और एक होता है इमेज टैग। इमेज टैग आप ऑलरेडी जानते हैं। सोर्स क्या होता है? सोर्स कुछ इस तरीके से दिखता है, मान लो मैंने इसको लिखा सोर्स, ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, राइट, तो हमें इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन हमारे पास एक इमेज टैग होता है, इमेज टैग भी हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग ही होता है, इफ़ यू नो। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज, इस सोर्स में हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है विच इज सोर्स सेट। जैसे इमेज में सोर्स टैग सोर्स एट्रीब्यूट होता है ना, जिसका आप सोर्स पास करके इमेज को उसका सोर्स देते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सोर्स दे रहा हूँ, यही एग्जांपल image.png, और इस सोर्स सेट को मैं एक दूसरा दे रहा हूँ विच इज़ h.jpg, और मैं एक और सोर्स टैग यहाँ पे ले रहा हूँ और उसको मैं दे रहा हूँ मान लो h_small.jpg। ठीक है, ये हो गया। अभी ये यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा, मुझे पता है, मैं बताऊँगा क्यों। अब इसमें होता क्या है, सोर्स सेट में या सोर्स में आपने एक एट्रीब्यूट दिया सोर्स सेट, जो कि आपका इमेज का पाथ बताता है, जस्ट सिमिलर टू कि इमेज में जो आपका सोर्स का काम है वो इस पर सोर्स सेट का काम है। दूसरा, इसमें आपको एक एट्रीब्यूट और देना होता है विच इज़ मीडिया। ये मीडिया क्या है? ये मीडिया बेसिकली आपके उन मीडिया क्वेरीज को लेती है जो कि आप CSS में बाद में लिखते हैं। मीडिया क्वेरीज क्या है कि एक मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम विड्थ नाम से आप बता सकते हैं कि एक मिनिमम विड्थ मतलब मिनिमम यहाँ से लेकर के वहाँ एकदम इसके मैक्स तक, या फिर जैसे आप रिस्पॉन्सिव में काम करते हैं उस तरीके से मैक्स भी दे सकते हैं, मिन भी दे सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मिन विड्थ हमारी हो गई फॉर एग्जांपल 1200 पिक्सल, ठीक है, और इसको भी मैं एक मीडिया टैग देता हूँ, मीडिया एट्रीब्यूट देता हूँ, सॉरी, और जो कि होगा मिनिमम विड्थ, और मैं इसको मान लो देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या मैजिक होगा, एक इमेज आने लग गई है हमारे पास कुछ इस तरीके से, और मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन ले जाता हूँ, फुल स्क्रीन इस तरीके से मैं इसको ले जाता हूँ। अब देखना होगा क्या, मैंने इसको अपने डेवलपर टूल्स Ctrl+Shift+I करके खोल लिया है। अब आप एक चीज़ देखना यहाँ पे चेंज होगी जो कि नहीं हो रही है। लेट मी जस्ट चेक माई कोड वंस अगेन। बेसिकली इमेज ना डायनेमिकली चेंज होनी चाहिए एज़ पर योर, ओके, सो यहाँ पे मैंने एक गलती करी JPG, अब ये मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। सो यहाँ पे मिनिमम विड्थ है 1200, मैं इसको 1200 दे देता हूँ। ओके, ये अगेन नहीं आ रही है मेरे पास। मेरे पास एक h.jpg है ना कि EG है। हाँ, अब देखो ये काम कर रहा है। अब देखो हो क्या रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, बस याद रखना कि यहाँ पे मैंने एक मीडिया क्वेरी दी है, मिनिमम विड्थ एक 300 या 400 और एक दी 1200। जैसे मैं 1200 के ऊपर जाता हूँ मेरे पास एक ये इमेज शो होती है जो कि काफ़ी बड़ी है साइज़ में और काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। ये पूरी आ भी नहीं रही क्योंकि मैंने इसको CSS स्टाइल नहीं करा है, बट आप एक देख सकते हो कि इमेज काफ़ी बड़ी है। और जैसे ही मैं इसको और छोटा करता हूँ और छोटा करता हूँ, एक तो मेरे पास इमेज गायब हो गई पहली बात तो, ठीक है, मैं इसे और छोटा ले जाता हूँ। सो यहाँ पे होगा क्या कि अब मेरे पास इमेज एकदम चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, लेट मी जस्ट शो यू। ये ऐसा क्यों हो रहा है,
हाँ, तो देखो मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो वाई आई एम यूजिंग एज ब्राउज़र, बट ठीक है। जब मैं इसको बड़ा करता हूँ, जैसे ये 1200 के ऊपर जाता है, इमेज देखो आपकी बड़ी हो चुकी है, चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने इसको इमेज को भी स्टाइलिंग नहीं दी है, तो ये ओवरफ्लो हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। बट जैसे ही मैं इसको 300 के नीचे लेके जाऊँगा कुछ इस तरीके से, मैं इसको अगेन रिफ्रेश करूँगा, आई थिंक माई ब्राउज़र इज मिसबिहेविंग। देखो जैसे ये 1200 के नीचे है तो ये इमेज छोटी है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको 1200 के ऊपर जाएगी, जैसे हमारी मीडिया क्वेरीज 1200 मार्क पे पहुंचेगी, ये इमेज बड़ी हो जाएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम अपनी इमेज को डायनेमिकली चेंज कर पा रहे हैं बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ आर ब्राउज़र और आर विंडो। सो हमने यहाँ पर दो मीडिया दिए थे इसको कि, और हम इसको कुछ भी दे सकते हैं, 1200 दे सकते हैं, 1300 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। अभी मैं पता नहीं ये क्यों सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि ब्राउज़र की कुछ कमी है, बट आप इसको अप्लाई करोगे बहुत ईजिली हो जाएगा। और ये जो थर्ड है, जो हमारे पास ये थर्ड लाइन में जो इमेज लिखा हुआ है, इसका काम क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा ब्राउज़र है, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट ड्यू टू सम केसेस कि आपकी ये दोनों काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा या इसमें कुछ एरर है, तो आपकी ये वाली इमेज बाय डिफ़ॉल्ट आती ही आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका पाथ कलर दे देता हूँ, दोनों का ईजी कर देता हूँ, तो देखो क्या होगा, मेरे पास ये दोनों इमेज नहीं आ रही। तो अब क्या होगा ना कि जब ये दोनों ही फॉल आउट हो गई, हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हमारे पास ये वाली इमेज इजीली आ सकती है, ठीक है। सो इस इमेज को हम यूज़ करते हैं एज अ फॉल आउट इमेज, कि जब भी हमारे पास अगर किसी भी कारण से हमारा ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, या हमारे पास कोई एक ऐसी रेंज आ गई है जहाँ पे कि हमने डिफाइन नहीं करा है कि कौन सी इमेज शो होगी, वहाँ पे ऐसा होगा। मान लो अगर मैं 400 से नीचे जाता हूँ ना, मान लो मैं 300 पे जाता हूँ, तो देखो कौन सी इमेज आएगी मेरे पास ये वाली इमेज आ रही है, क्योंकि मैंने डिफाइन किया है कि ये वाली जो इमेज है एच स्मॉल, ये मिनिमम विड्थ मतलब मिनिमम 400 से ही शो होनी चाहिए, उससे पहले हमें कौन सी शो होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वाली। और ये जो ये मिनिमम 1200 है, जब तक मैं 1200 पे जाऊँगा नहीं, ये इमेज आएगी नहीं, और अगर 1200 पे हूँ नहीं तो ऐसे चेंज हो जाएगी। और जैसे ही मैंने 400 को क्रॉस करा, अगेन ये एच स्मॉल वाली आ गई। तो इट इज़ लाइक अ कंडीशनल रेंडरिंग ऑफ योर इमेज बेस्ड ऑन योर कंडीशंस, और इन कंडीशंस को आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग द मीडिया एट्रीब्यूट, किसी भी तरीके से दे सकते हो। डिफरेंट साइज ऑफ इमेजेस यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपका एक्सपेक्ट रेशियो ख़राब नहीं होता है इमेजेस का, जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है फॉर वेब डेवलपर्स टू मेंटेन दी एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ इमेजेस। सो पिक्चर्स एंड सोर्स था ये। अब इसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, विच इज़ फॉर्म वैलिडेशन। अब फॉर्म वैलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म जब भी हम फिल करते हैं तो हमें दिखाता है कि भाई ये वाले फील्ड भरना ज़रूरी है, आपका पासवर्ड इस टाइप में होना चाहिए। इस टाइप के जब भी हम चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है वाओ, ये तो काफ़ी कूल फीचर है और ये जावास्क्रिप्ट से ही हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आप इसको अगेन HTML सोल HTML यूज़ करके भी कर सकते हो। कैसे? मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ, या फिर एक छोटा सा ऐसी फॉर्म बना देता हूँ मैं, और मैं सेम फाइल में ही बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है। मैं यहाँ पे ये टूल्स बंद कर देता हूँ। हमारे पास ये कुछ फॉर्म है, फॉर्म वैलिडेशन एग्जाम्पल है ये। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल भी स्टाइल नहीं दिया, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। सो यहाँ पे भी एक चीज़ देखना, जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा ना, मेरे पास एक ये वार्निंग आएगी कि भाई इसको आप फिल करो। अच्छा, मैंने इसको भी फिल कर दिया, चलो अब मैं सबमिट करूँगा तो अब दिखाएगा कि भाई पासवर्ड फिल करो। चलो मैंने पासवर्ड भी फिल कर दिया, फिर कहेगा ईमेल फिल करो, विच मीन्स कि हर एक इनपुट पे हमारे पास एक वैलिडेशन है कि जब तक वो फिल नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो जब भी आप किसी एलिमेंट को, किसी इनपुट को आप यूज़ करते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसमें आप एक नेम देते हैं जो कि उस इनपुट का नेम होता है, आप उसको एक टाइप देते हैं कि टाइप कैसा होगा, तो आपका इनपुट जनरली ऐसा दिखता है। उसमें में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड। और इस रिक्वायर्ड को हमें क्या देना होता है? ट्रू देना होता है, रिक्वायर्ड, और ये ऑटोमेटिकली ट्रू रहता है इस तरीके से। जैसे मैं इस पर रिक्वायर्ड क्लिक करूँगा और मैं सारे लेवल्स को हटा देता हूँ अभी आपकी कन्फ्यूज़न के लिए, मैं इसको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये हटा दिया। मेरे पास एक ही यूज़र नेम है। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो इस सबमिट पे मुझे दिखा देगा कि ठीक है सबमिट है, लेकिन ये देखो मुझे दिखा रहा है कि फिल आउट दिस फील्ड। जब ही सबमिट होगा जब आप इस फील्ड को फिल आउट करेंगे। और जैसे ही मैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ अभी के लिए, तो मैं इजीली सबमिट कर सकता हूँ, मेरा ये ब्राउज़र रिफ्रेश हो गया, ठीक है। विच मीन्स कि ये काम कर ही नहीं रहा सही से, क्योंकि ये चेक ही नहीं कर रहा कि आपने फील्ड सबमिट किया है नहीं किया है, मतलब फील्ड फिल किया है, इनपुट नहीं किया है, बट ये सबमिट कर रहा है। विच मीन्स कि ये काफ़ी बैड प्रैक्टिस है। मान लो ये जो फॉर्म का डेटा आप कहीं स्टोर कर रहे हैं तो उस डेटाबेस पे फालतू की क्वेरी होती है। अगर अभी क्वेरी वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, बात की बात है, लेकिन ये एक बैड प्रैक्टिस है कि आपका अगर ब्लैंक इनपुट है तब भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, और ये हर टाइप के इनपुट के साथ जा सकता है, चाहे आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट है, चाहे आपका इनपुट टाइप नंबर है,
या कैसा भी है वो उसके साथ जा सकता है। और मैं वापस से उनको ले आता हूँ जो मैंने और फील्ड डिफाइन करे थे, उसमें देखो सब में रिक्वायर्ड फील्ड पास है, एक एज में रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, और ये पैटर्न को आप पे भी अवॉइड कर सकते हो। तो जिन भी फील्ड को आपको रिक्वायर्ड बनाना है आप उनको रिक्वायर्ड बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोन और एज को मैंने रिक्वायर्ड नहीं बनाया है, तो अगर कोई इसको फिल नहीं करेगा और इन 3 को भी फिल करेगा तब भी वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भी कंडीशनली वेरीफाई कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई तो नहीं, बेसिकली उस पर आप कंडीशंस लगा सकते हैं वैलिडेट करने के लिए कि भाई यूज़र ने उसको फिल आउट किया है या नहीं किया है, विदाउट यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो दीज वर द फीचर्स विच आई वॉज एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं ये, आपको यूज़ करने चाहिए अपने डेली लाइफ में, आपके काफ़ी कामों को आसान बना देते हैं। 4-5 फीचर्स जो भी थे, 6-7 और भी फीचर्स मैं ऐसे फ्यूचर में लाता रहूँगा। लेकिन अगेन HTML पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, 1 वीक 2 वीक काफ़ी होता है। और ये कोई जेनरिक ट्यूटोरियल नहीं था, एज आई टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन, कि ये कोई जेनरिक नहीं था जहाँ पे मैं आपको सिमेंटिक टैग पढ़ाने आया था। आपको सिंपली यहाँ पे बताने आया था कि हम किस टाइप के डिफरेंट यूनिक अंडररेटेड या हिडन जेम्स को यूज़ करके हम अपनी रोज़मर्रा के कोड को काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू।